बाप को गोली मारी, फिर बेटे को गोली मारी। जब बेटे को गोली मारते तो वो यहाँ पर गिर जाता है। सब्र करना जानता हूँ, अल्लाह बदला देगा। ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है? क्या जमीन पर नाजायज कब्जा करके मस्जिद तामीर की जा सकती है? उसने कितनी बुरी नीयत की कि अल्लाह के दीन को भी बदनाम किया, शरीयत को बदनाम किया और कब्जा करने की नीयत से मस्जिद बना ली। अगर आपने मस्जिद तामीर करनी है तो महकमा औकाफ से आप पहले उसकी परमिशन लेंगे। खुदा के घर के नाम पर लैंड माफिया के ओछे हथकंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। कहा जाता है कि 3 चीज़ें फितना है, जिसमें ज़र, ज़न और ज़मीन शामिल हैं। ज़मीन एक ऐसा फितना है जिसको इंसान ने हमेशा अपनी मलकियत गिरदाना, लेकिन ज़मीन कभी भी उसकी मलकियत नहीं हुई, बल्कि जब वो इस दुनिया से जाता है तो सिर्फ उतनी ही ज़मीन उसके हिस्से में आती है जितनी एक कब्र में होती है। आज जिस बहुत ही अफसोसनाक वाक़े को कवर करने टीम इंकशाफ सरजानी टाउन आई है कराची के, यहाँ भी मामला ज़मीन का ही था। एक थोड़ी सी ज़मीन के लिए एक बेगुनाह इंसान की जान ले ली गई। एक नौजवान को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और कत्ल भी उसको उसके वालिद के सामने किया गया। जहाँ इस वक्त जहाज़ेब नामी वो नौजवान इस दुनिया में मौजूद नहीं, वहीं उसके वालिद भी शदीद ज़ख्मी हालत में ICU में मौजूद हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं जहाज़ेब के घर और जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है और वो कौन लोग थे जो उन्होंने इस ज़मीन की लालच में इस हंसते बसते घर को उजाड़ कर रखा। मैं सैयद हूँ, सब्र करना जानता हूँ, अल्लाह बदला देगा। ये बूढ़ा वजूद इस पहाड़ जैसे दुख को कैसे बर्दाश्त करे? ये कैसे बुलाए वो लम्हात जब उसकी आंखों के सामने उसके लख्ते जिगर को उतारा गया मौत के घाट। जहाज़ेब की दर्दनाक मौत ने इस खानदान को जीते जी मार दिया है। जहां वालिदैन और बहन भाई तड़प रहे हैं, वहीं जहाज़ेब की बेवा भी अपनी किस्मत पर नोहा कना है। हर आंख अश्क बार है, घर का हर फर्द गम से निढाल है। सब एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं, लेकिन जब सबकी नज़रें इन रोते हुए मासूम बच्चों पर पड़ती हैं तो फिर से जब जवाब दे जाता है। 2 मासूम बच्चों के बाप को कितनी बेदर्दी से किया गया हलाक। लैंड माफिया ज़मीनों पर कब्जे करने के लिए करता है कैसे कैसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल। मसाजिद की तामीर मुसलमानों के ईमान की अलामत है, लेकिन क्या किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके मस्जिद तामीर की जा सकती है? अगर किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने के लिए मस्जिद तामीर कर दी जाए तो उसका क्या हल है? क्या मस्जिद की तामीर के लिए महकमा औकाफ की इजाज़त ज़रूरी होती है? नई मस्जिद की तामीर में मकामी थाने का क्या अमल दखल होता है? किसी शख्स की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करना जुल्म और ज़्यादती है, लेकिन क्या वाकई लैंड माफिया मसाजिद की तामीर के बहाने दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहा है? कब्ज़ा माफिया कैसे शहरियों की ज़िंदगियों से खेल रहा है? मकतूल जहाज़ेब और मजरूब शबीउल हसन की फैमिली की ज़बानी चौंका देने वाले हक़ाइक़ सुनाने से पहले आपको पुलिस का मौक़िफ़ सुनाते हैं, ताकि इस हौलनाक वाक़े की तल्ख़ हकीकत को समझना आसान हो जाए। मैं इस वक्त सरजानी टाउन पुलिस स्टेशन में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तारिक खालिद साहब। इनसे इस केस के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मुझे बताइएगा कि क्या सारा मामला है, क्यों दिन दिहाड़े जहाज़ेब को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया उसके वालिद के सामने? ये क्या सब चल रहा है वहाँ पे? ये अपना हमारे हैं इंजर्ड सैयद शबीउल हसन जैदी साहब, इनके प्लाट थे 4 सेक्टर 4B के अंदर। तो उस पर कुछ लैंड माफिया के नासिर थे अब्दुल रज़ाक, वो दीगर थे। उन लोगों ने वहाँ पर मोरखा 8/11/2021 को तकरीबन दिन 1 बजे के टाइम पे जो अपना हमारे मजरूब है इंजर्ड और जहाज़ेब और दीगर लोग अपनी जो वहाँ पे इन लोगों ने एक मस्जिद जो है वो तामीर करने की कोशिश कर रहे थे। ये कब्ज़ा ग्रुप वाले? कब्ज़ा ग्रुप, ये लैंड माफिया सारे अब्दुल रज़ाक वाले। तो जब ये वहाँ पहुँचे हैं तो उसके बाद उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो हमारी जगह, ये कागजात है। उससे पहले भी इन लोगों के कोर्ट मैटर चल रहे थे। जब ये लोग वहाँ पहुँचे हैं तो इसमें फिर ये अब्दुल रज़ाक है, इसके साथ दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उन लोगों ने वहाँ पर रजिस्टर किया उनके साथ, वहाँ उनको मना किया भाई यहाँ नहीं आओ, यहाँ से चले जाओ। तो बोला बैठ के बात कर लेते हैं हम लोग, जो इसके अंदर है आप अपना क्या कहते हैं, हमारे पास जो कागजात हैं, आपके पास जो कागजात हैं, हम उसको देख के
लेकिन उसमें ये अब्दुल रज़ाक है, इसने उठा के वहाँ पर जो है वेपन से फायर करके जहाँ से को इसने जो है ना वो कत्ल कर दिया, और जो शबीउल हसन जैजी है उनके पेट में गोली लगी, वो जख्मी। कैसे और क्यों हुआ ये दिल दहला देने वाला वाक़या, ये अगला 1 घंटा समाज के कड़वे और खौफनाक हक़ाइक़ को खोलकर बयान करने वाला है। तो मेरे साथ जहांज़ेब की फैमिली मौजूद है, उनके भाई वकास हैं, उनकी बहन है, उनकी वालदा हैं और उनकी वाइफ है यहाँ पे, उनके बच्चे भी हैं। वकास से सबसे पहले जानते हैं कि सारा मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कितने बहन भाई हो आप लोग? 2 भाई हैं, 3 बहनें। जिनमें से एक जहांज़ेब थे। जी ठीक। अब जहांज़ेब आपसे बड़े थे छोटे थे? जहांज़ेब मुझसे छोटा था। जहांज़ेब क्या करते थे? जहांज़ेब पैनाफ्लेक्स का काम करता था। ये काम जहांज़ेब के हाथ का हुआ हुआ है सारा। आप लोग सुरजानी टाउन में कब से मुकीम हैं? 8 साल। और आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद साहब प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्रॉपर्टी का काम करते थे। अच्छा, अब क्योंकि ये सारा मामला जो है ये प्रॉपर्टी को लेकर हुआ, तो आपके वालिद ने कितना अर्सा पहले प्लॉट लिए थे यहाँ पे? ये वालिद साहब का काम चल रहा था काफ़ी टाइम से, 8 साल से काम चल रहा था। यह है जहांज़ेब का वालिद शबीउल हसन, जो अरसा दराज से प्रॉपर्टी का काम कर रहा था, लेकिन बूढ़े बाप को खबर न थी कि प्लॉट वापस लेने के लिए उसे जवान बेटा देना पड़ेगा। मेरे जिस्म में अब बारूद, अब मेरा नाम है बारूद। अल्लाह अल्लाह। बात जान लेने तक कैसे पहुंची, कहां से हुआ इस दर्दनाक दास्तान का आगाज़। ये वालिद साहब ने किसी को बेचे थे प्लॉट। ये इस ज़मीन पे काम कर रहे थे। ये अभी कुछ 2 महीने पहले इस पे ये आके बैठ गए थे मस्जिद बना के। तो ये जो प्लॉट जिनमें तनाज़ा हुआ, ये आपके वालिद ने खरीदे या किसी को बेचे थे, क्या सिलसिला था? ये बिल्डर्स के लिए काम करते हैं मेरे वालिद साहब। अच्छा जी, ये पूरी ज़मीन उनकी है। उनके मार्केटिंग मैनेजर है मेरे वालिद साहब। ओके। और ये उन्हीं के थ्रू सारे फाइल वगैरह सब उन्हीं के थ्रू बेची गई हैं। तो ये फाइल बेच दी थी, 4 प्लाट उनके बेच दिए थे। हाँ। उन्होंने फिर मस्जिद बनाना शुरू कर दी यहाँ पे। मस्जिद बनाना शुरू कर दी? जी, मस्जिद के नाम पे कब्जा करा इन्होंने। मस्जिद के नाम पर ज़मीन पर कब्ज़ा, ये एक इंतहाई हसास मौजू है। मसाजिद को परहेजगारों का ठिकाना कहा गया है। कुरान पाक की सूरह तौबा में इरशाद हुआ, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं। यकीनी तौर पर जहाँ ईमान वाले होंगे वहाँ मस्जिद ज़रूर होगी, क्योंकि मस्जिद तो अल्लाह से ताल्लुक़ को बढ़ाती है। लेकिन अफसोस, मखलूक खुदा पर जुल्म ढाने वाला कब्ज़ा माफिया अब मसाजिद की आड़ में लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े कर रहा है। उन्होंने मस्जिद बना दी, फिर उनका क्या उसके ऊपर वो था कि अब क्या हुआ है? तो उनसे बातचीत चल रही थी। उनसे वालिद साहब ने बोला, भाई आपको मस्जिद बनानी है तो मैं आपको प्लाट दे देता हूँ, ड्यू नोट कर देता हूँ प्लाट, आप ये जगह छोड़ दें। अच्छा, ये हमारी जगह है, आप छोड़ दें। बोले नहीं। अब वालिद साहब ने कहा चलें ठीक है, ये आपकी जगह है ना, आपके पास पेपर हैं, आप पेपर लेके एसएसपी ऑफिस आ जाएं। हमारे पास पेपर है, हम भी एसएसपी ऑफिस आ जाते हैं। आप लीगल हो तो हम हट जाएंगे पीछे, हम लीगल हो तो आप पीछे हट जाना। तो वो इस बात पे मान ही नहीं रहते। ठीक है। और ये कितना अर्सा पहले सब कुछ हो रहा था? ये तकरीबन 2 महीने से तकरीबन चल रहा था सिलसिला। पहले भी वालिद साहब ने यहाँ पे बैठ के बाउंड्री बनवाई है, काम वाम करवाया है, फिर आगे गिरा दिया सब कुछ उन लोगों ने, दूसरी पार्टी ने। दूसरी पार्टी क्या कहती थी? क्या उनके घर थे वहाँ पे, क्या या सिर्फ मस्जिद ही थी? बोले ये मस्जिद की जगह है। ये मस्जिद की जगह है? जी, ये हमने ख़रीदा हुआ है। अच्छा, आपके वालिद इस हवाले से कोर्ट में भी गई, आपने सिर्फ यहीं तक बातचीत हुई? कोर्ट से तो पूरी ज़मीन का केस जीते हैं। एसएसपी ऑफिस में लेटर भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। एसएसपी ऑफिस से लेटर भी हमारे पास मौजूद है, जो एसएसपी ऑफिस में उन्होंने लेटर दिया था वालिद साहब ने। तो उन्होंने कहा आप अपना काम शुरू करें। प्लाट पर तामीराती काम शुरू करना कैसे खून खराबे का रूप धार गया, इस भयानक वाक़े के हर पहलू को ज़रा गौर से देखिएगा। इस वक्त हम जाए वक़ूआ पर पहुँचे हैं और ये सुरजानी के इलाके B4 है कराची में, और ये आप देख सकते हैं कि ये पीछे वो प्लॉट है जिसका तस्करा हुआ, जिस पे सारा तनाज़ा था। और ये यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जिन पे आई थिंक कुछ गोदाम बने हुए हैं, फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं, तो काफ़ी मेन एरिया है, तो इन प्लॉट्स की कीमत डेफिनेटली काफ़ी होगी। अब बकौल फैमिली के शबीउल हसन साहब जो थे वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, और ये जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे थे उनके ये प्लॉट्स थे, इनके पेपर्स भी उनके पास थे, और उन्होंने आगे ये वाले प्लॉट्स जो है ये फ़रोख्त किया। और उन्होंने जिनको फ़रोख्त किया उनके कहने पे 4 दीवारी भी बनवाई, आपको नज़र आ रही होगी 4 दीवारी अभी तो टूटी हुई है।
बाद में पता चलता है कि जी 1.5 महीना पहले कुछ लोग आते हैं, वो ये 4 दीवारी गिराते हैं और इस तरह एक मस्जिद बना देते हैं। अब आप देखें, ये एक टेंट लगा के एक मस्जिद बना दी गई। अब उसके बाद यहाँ पे नमाज की अदायगी शुरू कर देते हैं। अब सोचने की बात यह है कि अगर किसी की ज़मीन है, उसके पास उसके पेपर्स हैं, उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके हैं, तो हमारा मतलब कहाँ से ये कहते हैं कि आप किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके और इस नीयत से करें और फिर वहाँ पे एक मस्जिद बना दें, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, कब्ज़ा किया जा सके। और ये जितने भी हमारे यहाँ कब्ज़ा ग्रुप हैं, इनका ये सबसे पहले यही होता है, जिस ज़मीन पर कब्ज़ा करना होता है वहाँ पर जाके एक इस तरह की एक मस्जिद बना देते हैं कि भाई अब तो ये आप मस्जिद गिराएंगे तो नाउज़ुबिल्लाह या बहुत कोई गुनाह का काम करेंगे। लेकिन असल गुनाह काम तो वो करते हैं जो एक मुतनाज़ा जगह पे, जो कि उनकी ज़मीन होती भी नहीं, वहाँ पे कब्ज़े की नीयत से मस्जिद बनाते हैं। तो ज़्यादा गुनहगार तो वो लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। किसी की ज़मीन पर कब्ज़े की नीयत से वहाँ मस्जिद बनाने पर हमारा मज़हब क्या कहता है, आइए इस पर मारूफ आलिम दीन का मौक़िफ़ जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्ज़े की जगह पर मस्जिद बनाने के बारे में याद रखें कि शरीयत ने जो अहकाम दिए हैं उनके मुताबिक बिल्कुल नाजायज़ है, सरासर नाजायज़ है। क्योंकि मस्जिद बनाने की जो बुनियादी शर्त है वो जगह वक्फ़ होनी चाहिए, और वक्फ़ की बुनियादी शर्त ये है कि जो शख्स वक्फ़ करने वाला ज़मीन का मालिक हो। जब तक ज़मीन वक्फ़ नहीं होगी उस पर बनने वाली इमारत को हम शरन मस्जिद कह ही नहीं सकते। उलमा ने यहाँ तक लिख दिया कि ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ने से गुरेज़ करना चाहिए। नमाज मकरूह होगी, यानी हो जाएगी लेकिन मकरूह है, किराहत के साथ है। और अगर मालूम हो कि ये जगह कब्ज़े की है तो ऐसी जगह पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम जब मस्जिद नबवी शरीफ बनाने लगे तो ज़मीन जो चाहिए थी वो 2 यतीम बच्चों की थी, और आपको पता है यतीम बच्चे वक्फ़ नहीं कर सकते। यतीम बच्चों की मिल्कियत होने की वजह से उनका ज़ुबान से कहना भी, अगर आप इसको तफसील को देखना चाहें तो इसको इमाम बुखारी ने हदीस नंबर 3906 में बयान किया। वो बच्चे कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम ये ज़मीन आपको वक्फ़ करते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने उनकी इस कहने को तस्लीम नहीं फरमाया और पैसों से वो ज़मीन ख़रीदी, फिर उस पर मस्जिद तामीर फरमाई। तो आज कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेवा ये हरकत कर सकता है कि किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करे और कब्ज़ा करने के बाद वहाँ पर मस्जिद बना दे। मसाजिद की तामीर मुसलमानों के ईमान की अलामत है, लेकिन अगर किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने के लिए मस्जिद तामीर कर दी जाए तो उसका क्या हल है? यानी आप यूँ समझ लें कि उसने मस्जिद कोई नहीं बनानी थी, सिर्फ ज़मीन को ऑक्यूपाई करने के लिए, ताकि लोगों के सेंटीमेंट्स उसके साथ हो जाएं या लोगों के जज्बात उसके साथ हो जाएं कि यार ये तो मस्जिद है। और उसने कितनी बुरी नीयत की कि अल्लाह के दीन को भी बदनाम किया, शरीयत को बदनाम किया और कब्ज़ा करने की नीयत से मस्जिद बना ली। अब इसके बारे में इसका हल क्या है? असल मालिक आ जाए, अगर तो वो ज़मीन को वक्फ़ कर सके तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए इसको सदका जारिया बनाएगा, क़यामत तक उसको इसका सवाब मिलता रहेगा और रब्बे ज़ुल जलाल यकीनन उसको लामुतनाई इनामात से नवाजेगा अगर वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से वक्फ़ कर दे। लेकिन अगर ज़मीन का मालिक वक्फ़ न कर सके, वक्फ़ न करना चाहे, उसके बस में ना हो या उसके इख्तियार में ना हो, अपनी मजबूरियाँ होती हैं हर इंसान की, तो ऐसी मस्जिद है ही नहीं, उसको गिरा कर असल मालिक को ज़मीन वापस की जाएगी। मज़हब किसी भी सूरत इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे मुल्क और ख़ासकर कराची शहर में कब्ज़ा माफिया ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता दिखाई देता है। इस केस के तफ्तीशी अफसर ने भी ऑन कैमरा इस अफसोसनाक हकीकत को खुलकर बयान किया। अगर आप मिसाल के तौर पर एक मस्जिद लेते हो तो औकाफ से तो आपको परमिशन होती है ना, वो भी वह नहीं है, आपके पास कागजात है वो भी नहीं है, जबकि मुद्दई के पास सारे कागजात मौजूद हैं। देखिए मुख्तलिफ लोगों के तरीक़ेकार होते हैं। अब उन्होंने एक प्लाट के ऊपर मस्जिद बना दी, बाकी उनके पास जो प्लाट बच गए 4-3, ठीक है, वो उनकी जो ऑलरेडी उसके अंदर जो है ना उनको सपोर्ट मिल जाएगी, मस्जिदें पीछे जो उन्होंने अपने करना। तो ये लोगों के तरीक़ेकार ये होते हैं कि इस्लाम का लैंड माफिया के, हाँ, इस्लाम के नाम पर नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस तरह कब्जा करते हैं। अगर आपने मस्जिद तामीर करनी है तो महकमा औकाफ से आप पहले उसकी परमिशन लेंगे, अपने अलाटमेंट जो है उसको शो करेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर साफ ज़ाहिर है कि लैंड माफिया, उसके लिए आप दरख्वास्त देते हैं, उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन होती है, थाने में आती है कि आप देखें कि इससे आसानी कोई सिस्टम तो पैदा नहीं होगा कि ये सामने ये चीज़ें इसकी मस्जिद है तो यहाँ दूसरी मस्जिद बनेगी, तो उसमें फिर वो थाने लेवल के ऊपर जो है वो वेरिफिकेशन होती है, वो तक यहाँ नहीं मौजूद है मालूम। लैंड माफिया ने इस केस में भी यही तरीका इस्तेमाल किया। कैसे शबीउल हसन और उसके ख़ानदान के लिए मुश्किलात खड़ी की गईं,
कैसे बूढ़े बाप की आंखों के सामने जवां बेटे के सर पर गोली मारी गई। अरे गोली मारनी थी, पेट में मार देते, रान पे मार देते, घुटने पे मार देते, कनपट्टी पे मारी। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बाप को गोली मारी, फिर बेटे को गोली मारी। जब बेटे को गोली मारते तो वो यहाँ पर गिर जाता है। सब्र करना जानता हूँ, अल्लाह बदला देगा। ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है? क्या जमीन पर नाजायज कब्जा करके मस्जिद तामीर की जा सकती है? उसने कितनी बुरी नीयत की कि अल्लाह के दीन को भी बदनाम किया, शरीयत को बदनाम किया और कब्जा करने की नीयत से मस्जिद बना ली। अगर आपने मस्जिद तामीर करनी है तो मैं औकाफ से आप पहले उसकी परमिशन लेंगे। खुदा के घर के नाम पर लैंड माफिया के ओछे हथकंडे। आपके वालिद आपसे तस्करा करते थे कि ज़मीन के जो मामला चल रहे हैं इनके फालतू की बातचीत करते थे? नहीं, मुझसे तो कभी ज़मीन के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन ये कि 7 तारीख को उसने अपने बेटे की सालगिरह की थी। जिंदगी किस कदर बेतबार चीज़ है। एक दिन पहले जहां ज़ेब ने अपने लाडले बेटे की सालगिरह मनाई, घर में खुशी का आलम था, लेकिन अगले ही दिन घर मातम कदा बन गया। 8 तारीख की सुबह अब्बू के पास फ़ोन आया था, उनको ज़मीन पे बुलाया था। किसने बुलाया था? ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब्बू के पास फ़ोन आया था सुबह में 11 बजे के करीब। 11:30 बजे अब्बू यहाँ से निकले हैं। उस दिन अब्बू से मुलाकात हुई थी आपकी उस दिन? जी, अब्बू हमसे सबसे मिलके गए। बच्चों को रोज़ाना प्यार करके जाते हैं सब। भाई भी मेरा सो रहा था, 11 बजे अब्बू ने उसको उठाया कि मेरे साथ चलो, तो वो जा नहीं रहा था, लेकिन अब्बू ने बोला मुझे गाड़ी तुम चलाओगे तो तुम मेरे साथ चलो, तो अब्बू के साथ गया है। और 1:39 पे अम्मी से बात हुई है उसकी। मुझे बताएं कि ज़ाहिर बात है आपके हस्बैंड है शबीर साहब, उन्होंने आपसे तस्करा किया जो सारे मामला जो वकास के इल्म में है कि मसला चल रहा था, कभी परेशानी का इजहार करते थे कि? वो तो खैर बताते थे कि ये मसला चल रहा है, ये मसला चल रहा है। इस खौफ का उन्होंने कभी इजहार किया कि मेरे साथ कुछ हो सकता है या इस बात इस नहज तक पहुंच जाएगी? अब्बू जब भी रोज़ घर से निकलते थे ना, वो बोलते थे बस मैं जा रहा हूँ ना, तो मेरा पता नहीं है कि मुझे कहाँ से गोली लग जाए। ये बात उन्होंने कब से कहना शुरू किया आपके वालिद ने कि मैं अब जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता गोली लग जाए मुझे? ये कम से कम 1-1.5 महीना पहले की बात है। लेकिन 1-1.5 महीना पहले इस अरसे में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस खौफ का इजहार करना शुरू किया कि मुझे कोई कत्ल कर सकता है, मुझ पर कोई गोली चला सकता है? इस परेशानी की वजह कोई और नहीं, कब्जा माफिया ही था, जो प्लॉट पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसके बाद उनके वालिद जो थे, जब ये 1.5 महीना पहले से सारा सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद शबीउल हसन ने अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो लोग हैं बहुत ख़तरनाक हैं और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं घर से निकल रहा हूँ, पता नहीं वापस आ पाऊँ या ना पाऊँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने ये सारा जो है एक मस्जिद का इसको रंग दिया और उसके बाद ये 4 दीवारी जितनी भी उनके वालिद ने बनवाई थी, जिनको प्लॉट फ़रोख्त किया था, वो सब उन्होंने 4 दीवारी भी तुड़वा दी उस कब्ज़ा ग्रुप ने। कब्जा माफिया के हरबे हर गुजरते दिन के साथ इंतहाई खतरनाक होते जा रहे थे। जहां ज़ेब की बीवी को अंदाजा न था कि उसका शौहर भी इस झगड़े की लपेट में आ सकता है। इकरा, कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? 10 साल होने वाले थे कंप्लीट। 10 साल कंप्लीट होने वाले थे। और कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह से 2 हैं। और छोटे वाले बेटे क्या नाम है? बिस्मान जैदी। सैयद बिस्मान हसन जैदी। और इनकी सालगिरह थी? जी। अच्छा, आपके शौहर जो हैं, जो जहाज़ेब हैं, वो पेनाफ्लेक्स का काम करते थे? जी। तो वो वालिद के साथ अक्सर जाया करते थे ये प्रॉपर्टी काम में, या उस दिन एक नहीं, उसी दिन गए थे। वो जाते तो बहुत कम थे, पर वो कार चलाना उन्होंने सीखी थी तो उनको शौक भी था। अच्छा। तो इस वजह से वो अब्बू के साथ चले गए थे, सुबह उठ गए थे। यानी नई गाड़ी कितने अर्से पहले ली थी? गाड़ी अभी 1-2 महीने हुए। अच्छा, कभी ज़ाहिर बात है घर में बात डिस्कस होती है इकरा, तो कभी आपके हस्बैंड ने या आपके ससुर ने जिक्र किया कि कुछ जान को ख़तरा है या ऐसा कुछ हो सकता है, या इन प्लॉट्स पे जा रहे हैं वो, तो आपका दिल थोड़ा सा वो हुआ कि यार किधर जा रहे हैं, क्या हो सकता है? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अब्बू के बहुत ज़्यादा करीब थी। मुझे बहुत प्यार करते हैं अब्बू, शुरू से ही सबसे ज़्यादा प्यार बहुत करते हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उस दिन भी आपको नहीं था कि ऐसा कोई मामला होंगे? नहीं, सुबह बाकायदा मैं ऑफिस जाते हुए मेरी अपने हस्बैंड जहाज़ेब से बात हुई है। 11 बजे उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा जल्दी आ जाना, हम लोग खाना खाने चलेंगे गाड़ी में। उसके बाद उनकी डेथ का ही फ़ोन आया मेरे पास।
शबीउल हसन जब बेटे के हमराह प्लॉट पर पहुंचा तो कैसे कब्जा ग्रुप के कारिंदों ने खेली खून की होली। जहां ज़ेब ने आखिरी बार कॉल करके घर वालों को क्या बताया, कैसे कॉल के दौरान शुरू हो गई गोलियों की तड़तड़ाहट। 6 दिन मौत से लड़ने वाले बूढ़े बाप शबीउल हसन की बातों ने कैसे सबको आपदीदा कर दिया। कि मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही है, अब्बू जान बचा है। अब 3 आवाज़ें सुनी है मैंने। मैं उधर पिट रहा, उधर मेरे बच्चे को मार रहे जालिम। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले बाप को गोली मारी, फिर बेटे को गोली मारी। जब बेटे को गोली मारते तो वो यहाँ पर गिर जाता है। सब्र करना जानता हूँ, अल्लाह बदला देगा। ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है। क्या जमीन पर नाजायज कब्जा करके मस्जिद तामीर की जा सकती है। उसने कितनी बुरी नीयत की कि अल्लाह के दीन को भी बदनाम किया, शरीयत को बदनाम किया और कब्जा करने की नीयत से मस्जिद बना ली। अगर आपने मस्जिद तामीर करनी है तो मैं औकाफ से आप पहले उसकी परमिशन लेंगे। खुदा के घर के नाम पर लैंड माफिया के ओछे हथकंडे। 8 नवंबर को शबीउल हसन तकरीबन सुबह 11 बजे का वक्त था। अपने बेटे को उठाते और कहते हैं यार मुझे लेके चलो, वहाँ पर जाके मैंने प्लॉट को देखना है क्या सिलसिला अभी उनका उस जगह का चल रहा है। तो वो जब सुबह तकरीबन 11:30-12 बजे तक यहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने इस जगह पे कब्ज़ा किया हुआ था या दावेदार बन गए थे इस जगह के मस्जिद बनाने के बाद, उन्होंने इनके वालिद को यानी शफीउल हसन को और उनके बेटे जहाज़ेब को पकड़ लिया, पकड़ के अपने पास बिठा लिया। और इसी असना में अब जो वालदा थी जहाज़ेब की यानी जो शफीउल हसन की वाइफ थी वो फ़ोन करती रही, फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन तकरीबन 1:15 के करीब उन्होंने फ़ोन उठाया। ये वो आखिरी मौका था जब मकतूल ने घर वालों से बात की। पुरसा को अंदाज़ा न था कि वो आखिरी बार जहाज़ेब की आवाज़ सुन रहे हैं। आपकी आखिरी बात हुई थी अपने बेटे से? हाँ, मेरी आखिरी बात हुई थी 1:39 में। क्या बात हुई थी, क्या कहा था? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा फ़ोन करे जा रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा। पहले इनके अब्बू को करा तो वो उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर जहाज़ेब ने फ़ोन उठाया, कह रहा अम्मी मैं आता हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जाए। सही है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा तो मुझे बताओ कोई बात तो नहीं हुई? कह रहा नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद मैं जब खदशा सा महसूस हुआ, क्योंकि आपने कहा वो 11 बजे घर से निकले थे, 11 साढ़े 11 बजे हाँ, तकरीबन 2 बज गए थे। मैं फ़ोन करती रहती थी ना, मालूम करती रहती थी। तो उनके ऊपर पथराव, उसने जो मुलजिम पकड़ा गया ना उसने उनको कहा कि अभी रुक जाए, आप बैठे, मेरे कोई बड़े भी आ रहे हैं। सही है। वो बैठ गए। उन्होंने कहा चलो तुम्हारे बड़े आते हैं तो हम लोग बैठ जाए। उसने खूब गाली गलोच हुई उसके साथ, इनके अबू के साथ ना खूब गालियाँ वालियाँ दी। सब इसके ऊपर भी पथराव करने शुरू कर दिया, मारा पीट। जिस वक्त आपके बेटे ने आपसे बात की उस वक्त उन लोगों ने आपके बेटे को और आपके हस्बैंड को पकड़ा हुआ था। तो आपके बेटे ने इस बात का इजहार किया इस खदशे का कि पुलिस को भिजवाएं यहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ करें या आपको? नहीं, उन्होंने बताया कि अम्मी, जब अम्मी की बात हो रही थी जहांदेब से तो मैं उस वक्त वहाँ मौजूद थी। और जो है ना जहांदेब से अम्मी ने बात करी तो जहांदेब ने बोला अम्मी हम ठीक हैं यहाँ पर। और जो है ना अम्मी अभी बात करी नहीं थी, उसने बोला कि अम्मी मैं बाद में बात करता हूँ, यहाँ पे पथराव हो गया। और तो ना फ़ौरन ही उसने बोला कि पुलिस आ गई, मैं बाद में बात करता हूँ। और ये कह के उसने फ़ोन काट दिया। फिर और 2 सेकंड नहीं गुजरे कि अब्बू के दोस्त का फ़ोन आया अम्मी के नंबर पे, मेरे पास था, मैंने रिसीव की थी कॉल। तो उन्होंने बोला कि बड़े भाई को लेके अब्बासी पहुंचो, गोलियां लगी हैं। अभी थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं कि ये जो फ़ोन कॉल आई थी तकरीबन 1 बजे 1:15 बजे के दरमियान आई थी। और जो इनको इतला मिली है कि वालिद साहब जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं या फ़ौरन अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे, वो तकरीबन 1:39 की बात है। कैसे लम्हों में मंजर बदल गया। टीम इंकशाफ ने जब जाए वक़ुआ पर सारी सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा लिया तो कई चौंका देने वाली हकीकतें सामने आई। कब्ज़ा ग्रुप जिस तरह से काम करते हैं हमारे पाकिस्तान में, ये होता है किसी 1-2 आदमी नहीं होते, पूरे एक ग्रुप की सूरत में आते हैं, इर्द गिर्द के घरों में भी रहना शुरू कर देते हैं, इर्द गिर्द के इलाके में ऐसे अपनी छोटी छोटी जगहें बना लेते हैं ताकि मिल के ये अटैक कर सके। यही हुआ कि वो जो बाप बेटा था उनके ऊपर उन्हें पथराव शुरू किया और उन्हें पकड़ के बिठा लिया गया। एक आदमी आता है रज़ाक, क्योंकि जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने पहले इनको ये बिठाया कि हमारे बड़े आ रहे हैं फिर आपको जाने देंगे। तो रज़ाक नामी आदमी आता है जो कि गिरफ्तार भी हुआ। वो सबसे पहले आके इनके वालिद को गोली मारता है। जब वालिद को गोली मारता है तो जो बेटा था जहाज़ेब वो यहाँ से डंडा उठाता है, उसके ऊपर
अपनी जारी बात है, किसी के बाप को आप कोई गोली मारेगा तो वो अपने बाप को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा। तो जहाँ ज़ेब आगे बढ़ा तो उसने उसको दूसरी गोली मारी, यानी पहले बाप को गोली मारी फिर बेटे को गोली मारी। जब बेटे को गोली मारते तो वो यहाँ पर गिर जाता है और बिल्कुल ये जगह है, यहाँ पर आपने देखें ये पत्थर पड़े हुए, ये खून का आपको बीच में नज़र भी आ रहा होगा। वो जब यहाँ पर गिर जाता है तो रज़ाक फिर ऊपर से सर के ऊपर उसके ऊपर बैठता है और सर के यहाँ पर गोली मार के आर पार कर देता है और उसके बाप को बोलता है कि देखो मैंने कहा था ना कि ज़मीन के लिए आओगे तुम्हारा बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद ये अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्कूल है, ये गोली मारने के बाद वो बाप को यानी कि शबीउल हसन को पकड़ के यहाँ पर अंदर स्कूल में ले जाते हैं और फिर यहाँ पर ले जाके ज़दोकोब करते हैं, तशद्दुद करते हैं। और यहाँ पर जो जहाँज़ेब होता है वो जान की बाजी हार जाता है। ज़ाहिर बात है जब किसी को सर में गोली मारी जाए उसके बाद वो उसका बचना नामुमकिन होता है। अच्छा, इसके बाद जो जाए वक़ूफ़ पर पहले पहुँचने वाले अफराद थे उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आके यहाँ पर ये सब चीज़ों को देखा। उन भाई से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जाहिद, आप जब यहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा? देखा असलम भाई यहाँ पड़े हुए थे, जहाँज़ेब की लाश यहाँ पड़ी थी, पुलिस वाले अच्छा, आपके सामने बेटे की लाश हाँ सामने पड़ी, वो हाथ में मोबाइल लिए हुए थे। ठीक है, उनको एम्बुलेंस में डाला पुलिस वालों ने, मेरे हाथ में मोबाइल दिए, मैं लेके घर पे गया, बस थी कहानी। और उस वक्त जिन लोगों ने कत्ल किया था वो यहाँ मौजूद थे पुलिस के आने के वक्त, या वो फरार हो चुके थे जब आप पहुँचे? नहीं, मुझे नहीं पता किसने कत्ल किया, मुझे ये सर नहीं मालूम, ये नहीं पता, ये मैंने नहीं। बस आप जब यहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा यहाँ जख्मी पड़े हुए थे, यहाँ पे वो जख्मी हालत में खुद पड़े हुए थे और जो बेटे की लाश थी वो यहाँ पड़ी हुई। 6 दिन मौत से लड़ने वाले शबीउल हसन ने टीम इंकशाफ के सामने कौन से दर्दनाक हक़ाइक़ का पर्दा चाक किया? अरे गोली मारनी थी, पेट में मार देते, रान पे मार देते, घुटने पे मार देते, कनपट्टी पे मारी। जवान बेटे को गोली लगने के बाद कैसे बूढ़ा बाप अपना दर्द भूल गया? मेरे जिस्म में अब बारूद, अब मेरा नाम है बारूद। अल्लाह अल्लाह। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्जिमान कैसे हुए गिरफ्तार ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले बाप को गोली मारी फिर बेटे को गोली मारी। जब बेटे को गोली मारते तो वो यहाँ पर गिर जाता है। सब्र करना जानता हूँ, अल्लाह बदला देगा। ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है? क्या जमीन पर नाजायज कब्जा करके मस्जिद तामीर की जा सकती है? उसने कितनी बुरी नीयत की कि अल्लाह के दीन को भी बदनाम किया, शरीयत को बदनाम किया और कब्जा करने की नीयत से मस्जिद बना ली। अगर आपने मस्जिद तामीर करनी है तो महकमा औकाफ से आप पहले उसकी परमिशन लेंगे। खुदा के घर के नाम पर लैंड माफिया के ओछे हथकंडे। उसके बाद ये FIR हमारे पास जो है दर्ज हुई। FIR के बाद फिर इसमें एक मुलजिम है जो मेन किरदार था, उसको हमने गिरफ्तार किया, अब्दुल रज़ाक को। उससे वो वेपन्स वगैरह भी रिकवर्ड किए। उसके बाद जब इस्टेब्लिश हुआ मज़रूब हमारा जो शबीउल हसन ज़ैदी है, तो उसने भी दीगर मुलजिमान के नाम बताए। तो उन मुलजिमान को इस मुलजिम जो गिरफ्तार था उसकी निशानदेही पे हमने गिरफ्तार किया। एक उसमें मोहम्मद शाकिर है और दूसरा अब्दुल अजीम है। उनको मोहम्मद शाकिर और ये दूसरे लोग हैं, ये वो हैं जो कि जख्मी हालत में घसीट के स्कूल लेके गए थे। जी जी जी। इसमें यही हुआ था कि जब इन लोगों ने वहाँ पर, क्योंकि इन लोगों ये लोग जो है लैंड माफिया के लोग हैं, ये वहाँ पर जब मौजूद थे तो इन्होंने ही कॉल करके अब्दुल रज़ाक को बुलवाया। उसके बाद ये अब्दुल रज़ाक कौन है? ये इतना पावरफुल कैसे है कि इसको कोई खौफ नहीं है कि दिन दिहाड़े चलती भी सड़क पे ऐसे इसने गोलियाँ मार दी? इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, प्रीवियस रिकॉर्ड तो हमारे पास का नहीं आया, लेकिन ये पता चला कि लैंड माफिया का बंदा है। लैंड माफिया के कारिंदे अब्दुल रज़ाक और उसके साथियों ने कैसे खून की होली खेली। 6 दिन ICU में रहने वाले बूढ़े बाप जख्मी शबीउल हसन ने ऑन कैमरा जो कुछ बताया वो चौंका देने वाला है। इंचार्ज साहब ने बहुत ताउन किया मेरे साथ। उन्होंने मेरी फाइल देखी, पेपर देखे, इन लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया। अलबत्ता उस दिन हम गए, हमें DSP साहब ने बोला था कि आप एक काम कीजिए, पीर को आप जाएं, आप अपना सामान डालें वहाँ और अपना काम शुरू करें। हम लोग गए तो उस लड़के ने हमको रोका। अभी जो गिरफ़्तार है, अभी जिसकी जेल कस्टडी हुई है, उसने हमें रोका, तुम लोग कौन हो, क्या हो? ये आया, इसके साथ 4-5 मोहल्ले के बंदे थे। एक मजदूब सा लड़का था जिसके हाथ में डंडा था।
वो इन लोगों को मारो पीटो पथराव करो, इन पे कब्ज़ा करूँ मैं, ये वो करके। बोला यार किस बात का कब्ज़ा करूँ, आप लोग अपनी फाइल दिखाओ, हम तो नुक्से अमन चाहते ही नहीं है, मगर आप लोग खामखा झगड़ा करते हो। इतने में वो गुड्डू सूरती की बहन वो करती भी चली हैं, अबे तू मानेगा नहीं, गालियाँ वालियाँ देनी, बदतमीजी। अभी मीडिया में मैं क्या बताऊँ। इन लोगों ने प्लॉट पर कब्जे की कोशिश में कैसे बेगुनाहों का खून बहाया। बूढ़े बाप शबीउल हसन का इंकशाफ दिल दहला देने वाला है। खैर उसका भतीजा वहाँ से हम पे पथराव कर रहा है, हमारी मूवियाँ बना रहा है। वो भांजा जो थी ना, और उसका बेटा है, कौन है वो, भांजा उसका गुड्डू सूरती का, वो उधर से पथराव कर रहे हैं हम पे। उन्होंने बोला यार इधर आओ, जो करनी है बात करने का, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी हमारे बड़े आ रहे हैं, हम जो ना बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। इतने में तो मैंने अपने दो दोस्त थे मेरे साथ, मैंने इनको बोला यार ये इधर ईंटें बिला गिला के ये सब बराबर करना है, ट्रैक्टर लिया। इनको मैंने ट्रैक्टर लेने भेजा। मेरे साथ जब वो भी थे जिनको मैंने प्लाट बेचा है, मगर उनका क्या कसूर। रज़ाक आया, उसने ढाटा बांधा हुआ था, बास्केट पहनी हुई थी, एकदम इसने टीटी निकाली, टीटी निकाल के मेरे सीने की तरफ मारे। मैंने बोला सीने पे क्या मार रहा है, माथे पे मार, मर्द के माथे पे मार। इसने माथे की तरफ हाथ किया, मैंने किक मारी, हाथ उधर गया। इतने में मेरे बच्चे को इसके बेटे ने काटा। ये दोनों मोटरसाइकिल पे आए थे और पब्लिक भी उधर से शुरू हो गई। अब वो जो मेरे साथ थे वो डर के टीटी देखी, वो भाग गए। अब उनका तो मैं क्या कह सकता हूँ, जान सबको प्यारी है। इसके बाद हर तरफ शोर मच गया। एक ऐसा खूनी खेल खेला गया कि बयान से बाहर है। मौका वक्त ऐसा था कि हम भागते तो कमर पे खाते। मैं लड़ गया भाई उनसे, ये मेरा कसूर है। मैं लड़ गया। जब उन्होंने देखा ये बुड्ढा काबू ही नहीं आ रहा, बच्चों को उन 3-4 ने काबू किया। इसने मेरे पेट में फायर मारा। फिर ये बंदा मुझे कॉलर से घसीटता हुआ सामने स्कूल है वहाँ ले गए। स्कूल को चौकीदार ने इसने मुझे वहाँ पे किकों पे रख लिया, फुटबॉल बनाया कि ये मर नहीं रहा को मारो। इतने में कि मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही है, अब्बू जान बचा है। 3 आवाज़ें सुनी है मैंने। मैं उधर पिट रहा, उधर मेरे बच्चे को मार रहे जालिम। अरे गोली मारनी थी, पेट में मार देते, रान पे मार देते, घुटने पे मार देते, कनपट्टी पे मारी। बारूद मेरे जिस्म में, अब बारूद, अब मेरा नाम है बारूद। अल्लाह अल्लाह, बहुत हो चुका। बूढ़ा वजूद दहकती गोली का जख्म तो भूल गया है, लेकिन जवां बेटे की मौत के दुख ने उसे तोड़कर रख दिया है। आपकी क्या अपील है, आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं सैयद हूँ, सब्र करना जानता हूँ, अल्लाह बदला देगा। जहां बूढ़ा बाप तड़प रहा है, वहीं खानदान के बाकी अफराद की ज़बान पर भी बस इंसाफ की फरियाद है। इनको सज़ाए मौत होनी चाहिए, ये छूटने नहीं चाहिए। उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी मेरे भाई ने। मेरी अपील यही है कि इसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, जो जो शामिल था। इसलिए कि मैं, अगर आज भी वो, मैं कोर्ट में गई, आज भी मुझे घूर घूर के देख रहा था। मैंने कहा बिल्कुल शर्म नहीं है, मैं दिल चाहता था आँखों में ना मैं मिर्चें डाल दूँ। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम बूढ़े आदमी को तुमने गोली मार के और तुमने ना वहाँ से घसीटते हुए लेके चले गए। गोली मारने के बाद भी तुमने उनको तशद्दुद किया, इतना लड़ाई लड़ी। वो तो थे अपना हिम्मत वाले, तो उन्होंने मुकाबला करा, गोली लगने के बाद भी उनके साथ मुकाबला करा बराबर का। फिर उनको लाके वो आके बैठे हैं, तो उनके बेटे को गोली मार, उनके सामने जो दूसरी गोली बेटे के सामने, उनके सामने मारी। तो हम धमकी दे रहे हैं हमें कि अभी ये कोर्ट में ही बात बोली। आज क्या बोला कोर्ट में? मैं भी खड़ा हुआ था, जज के पास से वो बाहर निकल रहा था, रज़ाक और 2 बंदे और। तो मुझे देखा और बोला जेल जा रहे हैं, बाकी बाद में देखते हैं।
अच्छा, इतने वो कॉन्फिडेंट है, इतना इनको अपने पे। शर्म नाम की चीज़ नहीं थी उसकी आंखों के अंदर। तो आप क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से, क्या होना चाहिए आपके हस्बैंड के कातिलों के साथ? मैं अपील यही करती हूँ वज़ीर आज़म से कि इंसाफ चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे यतीम हो गए, उनका क्या गया? उन्होंने तो मार दिया, सजाए मौत होनी चाहिए उनको। अभी भी अपने शौहर अपने बच्चे पे जान का ख़तरा है। जान का खतरा है अभी भी मुझे। क्या आपको लगता है आपके शौहर पे दोबारा अटैक हो सकता है? दादा कोर्ट में ये बात कर रहा है तो हम तो ये नहीं समझेंगे ना कि ज़मानत पे छूट जाएगा तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जब एक दफ़ा मार सकता है, जिसका खून इसके आंखों में उतर जाए ना, फिर मैं नहीं चाहती कि उसको छोड़ा जाए। फैमिली से मिल के आए हैं शबीर हुसैन की वाइफ जो थी और जो वालदा हैं जहाँज़ेब की, अभी जहाँज़ेब की अपनी वाइफ, जो वो डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो आज तक किसी के साथ ऐसा लेना देना था नहीं, 2 हमारे घर के अफराद ने ऐसा कर दिया है, आगे भी हमारा एक ही बेटा है, उसके साथ ना कुछ कर दें, क्योंकि अभी वो कोर्ट में गए, धमकी मिली थी। तो क्या पुलिस उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करेगी या ऐसे, क्योंकि ये तो पूरा लैंड माफिया, इनसे अब टक्कर ले ली उन्होंने। उसमें मैंने उनको ये कहा कि तुम्हारा भाई यहाँ जिंदा जब तक ये बैठा हुआ है, नंबर सारे उनके पास है, कोई भी अगर ऐसी बात होती है तो मैं उनके लिए 5 मिनट के उनके पास खिदमत के लिए पूछूँगा। आज भी वो कोर्ट में मौजूद थे और आप भी उनसे मिले होंगे। तो जो पुलिस ने काम किया है वो उसको सराहते भी हैं, और उनकी अगर मेरे पास कोई कॉल आती है उसको मैं सुन के फौरी तौर पर उनको जो है वहाँ पहुँचता भी हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, कानून उनके साथ है। मसला तभी हल होगा जब ये ख़ानदान तहफ़्फ़ुज़ महसूस करेगा और शहरियों की ज़िंदगियाँ अजीरन करने वाले कब्ज़ा माफिया के कारिंदों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।